आज की क्लास में हम लोग कैलकुलस का सफ़र यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। स्पेसिफिकली बताऊँ तो हम लोग लिमिट्स के बारे में जानेंगे और लिमिट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कई बार इसको सॉल्व करने में बच्चे अटकते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम हम लोग बेसिकली फेस करते हैं लिमिट्स के प्रॉब्लम में, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो हम लोग आज उन्हीं सभी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजीज होंगी, अगर आप उनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो मोस्टली जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, यू कैन एक्चुअली क्रैक देम इजीली। बहुत ही आसानी से आप लोग उन्हें क्रैक कर सकते हैं। आप उन्हें समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे आज की क्लास में। सो हम लोग लिमिट्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदर्श पांडे, नीरज ठाकुर, नाकेरन, कुमार रवि, उमेश। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद। सो गाइस, आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है। आई एम वेरी गुड नाकेरन बेटा, थैंक यू वेरी मच। एंड हाउ आर यू? आप कैसे हैं बच्चे? आपकी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया? बिल्कुल चल रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने आपको क्लास में यहाँ पर लाइव देखा है। हेलो कार्तिक बेटा, हेलो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। एंड आज का जो सेशन रहेगा वो कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स एग्जिस्टेंस के बारे में कि लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या होती है। हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग इन्फिनाइट लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। रेशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। लिमिट थ्योरम्स रहेगा, एल'होपिटल रूल रहेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में करेंगे। हेलो रोहन बेटा, हेलो। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो बेटा काफी अच्छा खासा वेटेज है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। ये जो कंबाइंड टॉपिक है ना बेटा, यहाँ पे लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, इन दोनों को मर्ज करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा। सिर्फ लिमिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी दोनों को मिलाकर, यानी कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा खासा वेटेज बेटा। 2019 में 8 सवाल देखे गए, 2018 में 12 सवाल देखे गए, 2017 में 11 सवाल देखे गए, जबकि 2016 में 10 सवाल देखे गए। सो काफी अच्छा खासा वेटेज है, तो इसे अच्छे से समझना है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेटा कोनिक सेक्शंस का सबसे आखिरी टॉपिक यहाँ पर खत्म किया था, दैट इज हाइपरबोला। एंड उसकी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? डेफिनेशन पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म एंड पॉइंट फॉर्म। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी एंड आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है, क्वेश्चंस वगैरह लगा लिए हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेटा लिमिट्स की डेफिनेशन से, ठीक है। लिमिट्स की डेफिनेशन क्या होती है, इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। हम लोग कहते हैं कि सर लिमिट एग्जिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? लिमिट एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि लिमिट है या नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझते हैं बेटा? इसमें सीधे सीधे तौर पे जो लिमिट एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि सर एल एच एल जो होता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। एल एच एल जो होता है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट एग्जिस्टेंस का। तो जनरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, इसको लेकर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर सपोज करिए बेटा, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि एक्स जो है वो बेटा 3 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड का मतलब है मैं समझाऊंगा। और आरएचएल जो होता है वो एक्चुअली 3 को अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए बेटा 3 मैंने लिया हुआ है, ठीक है, तो 3 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से। आप चाहे तो यहाँ पे 3 की जगह पे बेटा 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 को इरेज करके बेटा अगर 2 लिख दिया तो 2 भी ले सकते हैं, 2 माइनस एंड 2 प्लस। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये एक नंबर लाइन बनाता हूं और मैंने कहा कि सर 2 हमारा इधर आता है, तो एलएचएल का मतलब क्या होता है सर? ये वाला जो साइड होता है, ये वाला साइड जो होता है, ये बेटा 2 का लेफ्ट साइड होता है। क्या होता है? 2 का लेफ्ट साइड होता है। और ये वाला जो साइड होता है बेटा, ये 2 का राइट साइड होता है। क्या होता है बेटा? 2 का लेफ्ट साइड एंड 2 का राइट साइड। तो 2 माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? 2 माइनस का मतलब होता है कि सर 2 में से कोई वैल्यू h माइनस हो रही है। क्या हो रही है बेटा? 2 में से कोई वैल्यू जो है h माइनस हो रही है। और 2 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा सर? 2 प्लस का मतलब हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा।
तो सर ये h क्या है बेटा? h जो होता है वो एक टेंडिंग टू जीरो वाली वैल्यू होती है। h क्या होता है? एक टेंडिंग टू जीरो वाली वैल्यू होती है, यानी कि सर h की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? h की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर वो जीरो को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब 0.00000 बेटा जितने जीरो लगाने चाहो उतना जीरो लगा लो, और उसके पीछे x है। अगर हम लोगों ने 1 लिख दिया तो ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है बेटा किसकी? h की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि सर ये इतना छोटा नंबर है कि आप इसे जीरो ही बोल दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप क्या ही लिख रहे हो उसमें 0.00000, उसके बाद भी मैंने डॉट 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 लगा दिया कि बेटा ये इतना छोटा नंबर है। तो अब सोचिए कि अगर सर मैं 2 माइनस एच निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो 2 में से यही वाला नंबर माइनस कर रहा हूँ 0.000 डॉट 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 1 करूंगा, तो हमारे पास नंबर क्या आएगा बेटा? आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.9999 डॉट 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 9 तक आएगा। तो ये जो नंबर आया, ये नंबर भी आपका एक अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर ही एक नंबर है। एग्जैक्टली 2 नहीं है, लेकिन ये 2 के बराबर एक नंबर है। सेम पैटर्न में बेटा जब मैं 2 प्लस एच की बात करता हूँ तो 2 प्लस एच करेंगे तो यही वाला नंबर इसमें ऐड कर देंगे, 0.00001 ऐड कर दूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 2.0000 डॉट 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 1 बन जाएगा। ये भी एक नंबर 2 के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर ये जो नंबर है, ये कौन सा वाला नंबर की बात कर रहा हूँ बेटा? ये जो नंबर आप लोग देख रहे हो 1.999, ये कहाँ पर आ रहा होगा सर? ये यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। और ये जो नंबर आप लोग देख रहे हो 2.00001, ये कहाँ पर आ रहा होगा सर? ये यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। तो स्पेसिफिकली आप कहेंगे कि सर चाहे 2 माइनस की बात करें चाहे 2 प्लस की बात करें, ये दोनों के दोनों बेटा किसको अप्रोच कर रहे हैं? 2 माइनस 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 प्लस भी बेटा 2 को ही अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। लेकिन हाँ, हमें इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग आज के सेशन में ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज हमें कम से कम करना है। इसका ज्यादा यूज कहाँ मिलता है बेटा? इसका ज्यादातर यूज हमें मिलता है कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक में, है ना। तो ये था एलएचएल और आरएचएल का कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है सर लेफ्ट से अप्रोच करना, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है राइट से अप्रोच करना। एच का मतलब होता है सर, एच जो एक वेरी स्मॉल नंबर होता है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, है ना। एक ऐसा बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर जो होता है वो h कहा जाता है, और उसी को हम लोग प्लस करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए और उसी को हम माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो फटाफट पूछ सकते हैं बेटा। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। फिर इसी के साथ बेटा हम लोग कहते हैं कि सर अब हमने कहा कि अगर एलएचएल जो है वो आरएचएल के बराबर है, ठीक है, अगर एलएचएल के आरएचएल के बराबर है तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है बेटा, लिमिट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि सर किसी फंक्शन एफ की जो लिमिट है वो p मान ली जाए, अगर किसी gx फंक्शन की लिमिट जो है वो q मान ली जाए, तो fx प्लस gx की जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? p प्लस q हो जाएगी। fx माइनस gx की जो लिमिट होगी वो p माइनस q हो जाएगी। fx इंटू gx की जो लिमिट होगी वो p इंटू q हो जाएगी। fx अपॉन gx की जो लिमिट होगी वो बेटा p अपॉन q हो जाएगी। कांस्टेंट मल्टीप्लाई एफ की जो लिमिट होगी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई पी हो जाएगी, यानी लिमिट ऑफ एफ हो जाएगा, यानी के मल्टीप्लाई पी हो जाएगा। और अगर मैं किसी फंक्शन की पावर एन कर देता हूं तो बेटा लिमिट की पावर भी एन आ जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर किसी को कोई सवाल इन प्रॉपर्टीज के अंदर? Any questions, guys? ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाला नहीं है, तो इसे आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बेटा
स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व लिमिट प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको कौन कौन से तरीके आने चाहिए ताकि आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। हालांकि इनमें कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि वो आपके कोर्स के हिसाब से नहीं पूछे जाने हैं बेटा, वो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, इनफिनाइट लिमिट्स, लिमिट थ्योरम्स एंड एल हॉस्पिटल्स, ये स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेंगे सर, ये स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड में। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा बेटा, हमें समझना पड़ेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में जानना पड़ेगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये चीज आपको गड़बड़ कर सकती है कि सर 1/0 आप लोग जानते हो कि इंफिनिटी होता है और 1/∞ जो होता है वो 0 होता है। ये दो बातें तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बेटा इसको नोट डाउन कर लो, है ना, नोट डाउन कर लो। तो ये कहता है कि सर अगर 1/0 आया तो इंफिनिटी, 1/∞ आया तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0/0 आ जाए तो हम लोग बेटा इसे इंफिनिटी नहीं बोलेंगे। अगर इंफिनिटी के अपॉन में बेटा इंफिनिटी आ जाए तो भी हम लोग इसे 0 नहीं बोलेंगे। अगर इंफिनिटी में से इंफिनिटी माइनस हो जाए तो भी बेटा इसे 0 नहीं बोला जाएगा। यानी कुल मिला के सर यहाँ पर जो ये फॉर्म्स नीचे मैंने लिखे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं इन फॉर्म्स की बात करूं, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, ये सब क्या कहलाती है बेटा, ये सब कहलाती है इनडेटरमिनेट फॉर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स कहलाती है। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो बेटा यहाँ पर आके मैथमेटिक्स फेल हो जाती है। 0/0 हमारे पास कोई सेंस नहीं है बेटा, 0 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, मैथमेटिक्स यहाँ पे फेल कर जाती है। यहाँ पर हमारे पास कोई आंसर अभी तक नहीं है। वी एक्चुअली डू नॉट नो कि 0 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, 0 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आएगा या फिर इंफिनिटी को इंफिनिटी से डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो ये हमारे पास आज भी इसके आंसर्स नहीं है। तो ये बेटा आप लोग देखोगे कि सर जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है कहीं ना कहीं आपस में ये रिलेटेड हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला और सबसे सिंपल इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है सर, 0/0 है। ठीक है, 0/0 है। और दूसरे वाला जो है, जो हमारे पास है वो बेटा इंफिनिटी है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर पहला वाला इंफिनिटी जो है, ये ऊपर वाला जो इंफिनिटी है वो 1/0 लिखा जाएगा और नीचे वाला इंफिनिटी जो है वो 0 बन जाएगा, 1/∞। तो ये बेटा वापस से क्या बन जाता है, 0/0 बन जाता है। ठीक है, अगला इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात करें तो सर वो क्या है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है। यानी आप इसे अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले इंफिनिटी को 1/0 लिखेंगे, अगले वाले को 1/0 लिखेंगे, तो आपके पास फिर से 0/0 आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम काइंड ऑफ थिंग, है ना। इस तरीके की चीजें देख सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर आपको अगली वाली प्रॉपर्टी जैसे बताऊं तो अगली वाली प्रॉपर्टी क्या है, 0 इंटू इंफिनिटी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अगला इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा मिल रहा है, 0 इंटू इंफिनिटी मिल रहा है। तो 0 इंटू इंफिनिटी बेटा 0 तो है ही, इसको अगर मैं इंफिनिटी को 1/0 लिख दूं तो अगेन ये 0/0 हो जाएगा। यानी कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सबसे पहले वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म से आपस में रिलेटेड रहते हैं। तो इसीलिए इन सभी फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन सभी फॉर्म्स को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अब जरूरी क्या है सर, जरूरी ये है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये भी नहीं पढ़ना है, आपको ये 3 पढ़ने हैं स्पेसिफिकली बेटा। ये 3 आप लोगों को पढ़ने हैं। एनडीए के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको यही 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ने हैं, इससे बाहर के नहीं पढ़ने हैं। इसके बाहर के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है वो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो हम लोग इसे इग्नोर करते हुए चलेंगे। हमारे लिए 3 जरूरी है। ठीक है, इन 3 जरूरी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यस नीरज ठाकुर, हम लोग एल हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाए। हम लोग यहाँ पे वेरियस मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जिससे जनरली हम लोग अलग अलग तरीके के लिमिट्स को सॉल्व कर लेते हैं। और आपको एल हॉस्पिटल्स माना कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, लेकिन कई बार एल हॉस्पिटल भी किसी क्वेश्चन को क्रैक करने में असफल हो जाता है। तो तब हम दूसरे मेथड्स की अगर जानकारी रखते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा भरोसा रहेगा। ठीक है, मान लो बेटा आपके पास सबसे बढ़िया वाला हथियार है, लेकिन वो हथियार कभी अगर काम नहीं करे तो आपके पास दूसरे हथियार तो होने चाहिए ना। तो इसी तरीके से बेटा दूसरे टूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला मेथड जो होता है, जो कि रेयरली आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है बेटा, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हर क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है।
इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि सर अगर अगर जो लिमिट है, किसी फंक्शन का जो लिमिट है वो डज नॉट रिजल्ट इनटू इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन अगर नहीं आ रहा हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन का जब लिमिट रखते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आंसर नहीं कर रहा हो तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ही आंसर ले लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, तो बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपके पास। हमने कहा कि सर एक जगह पे मैंने ले लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ले लिया, जहां पर मैंने कहा कि सर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -3x + 2 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेटा। और एक जगह पे मैंने ले लिया कि यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया और इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 ले लिया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है तो देखने में काफी हद तक बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनमें कब हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, ये चीज हमें पता होगी तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो एक में सर यहाँ लिमिट लगाना है, एक में यहाँ पर लिमिट निकाल कर देना है, तो दोनों में से किसका लिमिट निकलेगा और किसका कैसे निकलेगा ये हमें समझना आना चाहिए। सपोज करो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दिया हुआ है, तो अगर आप x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हो, अगर आप x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -3 + 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो सर मैं इधर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, क्या लिखना है यहाँ पे? इट इंप्लाइज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को नहीं रख सकते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सर इस वाले क्वेश्चन में मुझे एप्लीकेबल, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे जो रिजल्ट आ रहा है वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। जबकि इस वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान दें, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चा लोग, है ना, इस वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 हो जाएगा। तो यू विल से दैट सर ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि सर अगर ये लिमिट है तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? लिमिट एक तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? लिमिट की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। बताइए सभी को बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अनिर्धार्य, हाँ अनिर्धार्य रूप, ठीक है, बिल्कुल अनिर्धार्य रूप, काफी बढ़िया शब्द है, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोगों को आंसर नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो फिर हमारे पास और बढ़िया बढ़िया टूल्स होते हैं। तो बात समझ में आ गई तो बेटा फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। एंड मैं आप लोगों को इसके लिए देता हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम, काफी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल देर नहीं करनी है बेटा, फटाफट आंसर करेंगे। कार्तिक धरवाल, 1/0 आ जाता है तो हम उसे इन्फिनाइट बोलते हैं, और इन्फिनाइट के केस में हम लोग बोलते हैं कि सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालने की कोशिश करेंगे। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो सर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस के 0 हो जाएगा, ये माइनस का 0 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सर ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी सर हमारा आंसर जो आ रहा है वो 8/2 आ रहा है, और 8/2 में कितना देगा सर? 4 देगा। यानी सर मेरे को इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो मेरा आंसर यही माना जाएगा, द लिमिट विल बी ऑलवेज ऑप्शन नंबर 2, जो कि समझ में आया, ठीक है बच्चा।
अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं, अगर किसी ने ध्यान से कार्तिक के सवाल का आंसर ध्यान से नहीं सुना है, मान लो किसी क्वेश्चन में बेटा लिमिट जो है वो आपका प्लस या माइनस इंफिनिटी आ जाता है, किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने पर लिमिट जो है वो आपका प्लस या माइनस इंफिनिटी आ जाता है, अपॉन में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए कि सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर लिमिट जो है आपको प्लस या माइनस इंफिनिटी में कुछ आ जाता है तो आंसर आपका क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट आपका नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी इसका लिमिट आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आए कि अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, यानी कि हम लोग थोड़ा बहुत अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, यानी कि गुणनफल करना या फिर उसका क्या करना, परिमयकरण करना, इन दो मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिमिट्स को निकालने के लिए। तो ये हम कब करेंगे सर, ये हम तब करेंगे जब हमें स्पेशली बेटा 0/0 फॉर्म मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो सर, जब स्पेशली हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा हो तो हम लोग बेटा फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बेटा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दिया था, ऊपर मैंने आपको x² - 1 दिया था, जबकि नीचे आपको x² - 3x + 2 दिया था। आपने जब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो आपको बेटा 0/0 फॉर्म मिल रही थी। क्या मिल रही थी बेटा, 0/0 फॉर्म मिल रही थी। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया था। तो अब हम कहेंगे कि क्या सर, अगर ये 0/0 आ रहा है तो क्या मैं इसे अलजेब्रा मैनिपुलेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, बीजगणित लगाकर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो बेटा कोशिश करते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, हम इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनफल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, x - 1 और ये x + 1 में फैक्टर हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो बेटा x - 1 और x - 2 में फैक्टर हो जाएगा। इतना आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो एक खास बात देखने को मिली कि सर ये x - 1 जो x - 1 से कैंसल आउट हो जाता है। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होना चाहिए बेटा, अगला कदम आप लोगों के पास आ जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 आ जाता है, जहां पर x + 1 अपॉन में x - 2 है। नाउ ट्राई टू सब्स्टिट्यूट x बराबर 1। तो जैसे ही आप x बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + 1 अपॉन में 1 - 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा लिमिट होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई बच्चा लोग? ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, गुणनखंड करने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड हमारा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है वो बेटा गायब हो जाता है, ठीक है। तो सर ये रेशनलाइजेशन यानी परिमयकरण का मेथड कब यूज करेंगे बेटा, जब भी आप लोगों को कुछ ऐसे अंडर रूट में मिले, अंडर रूट में कोई फंक्शन मिले, तब आप लोग अंधा आंख बंद करके बेटा कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जनरली हम लोग अंडर रूट के टर्म को हटाने के लिए ही रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी सी बात हम लोग याद रखेंगे, और इतनी सी बात को याद रख लिया है तो सर फिर आप एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप लोग किसी भी मेथड से जो अगर आप लोगों को इससे और एडवांस मेथड्स आते हैं तो एडवांस मेथड को लगाकर सॉल्व कीजिए, वरना ऐसे ही सॉल्व करना है ऐसे ही सॉल्व कीजिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, इसके लिए मैं आप लोगों को देता हूँ 45 सेकेंड्स, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। शाबाश। मैं अभी के लिए फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूं कि अगर सर हमें यहाँ पर 5 x की वैल्यू 5 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 5 का क्यूब सर 125 होता है, ऊपर -125 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 5 जो 35 होता है, और +10 का +10 है। तो सर मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है।
यानी सर मैं इसको 0.0 में तो आंसर नहीं छोड़ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करके बता रहा हूँ। अगर मैं इसे फैक्टराइजेशन करता हूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 तो चल ही रहा है, एक्स क्यू माइनस 125 जो होगा वो बेटा फैक्टराइज हो जाएगा एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 में फैक्टराइज हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दिया है। नीचे फैक्टराइज करूंगा तो बेटा आप लोगों को x माइनस 5 और इंटू में x माइनस 2 मिलेगा, जिसमें x माइनस 5 और x माइनस 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब जरा 5 की वैल्यू अगर मैं रख के देखता हूं तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा, 5 5 जो 25 हो जाएगा और प्लस के 25 मिल रहा है। नीचे 5 माइनस 2 बेटा 3 हो जाएगा, यानी आपको 75 अपॉन में 3 मिलेगा। तो यू विल से दैट कि सर कैंसिल आउट होने पर आंसर 25 आएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर हुआ सभी को? आप इसमें चाहें तो बेटा एल हॉपिटल्स लगा सकते हैं, है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या लगा सकते हैं, एल हॉपिटल्स का मेथड लगा सकते हैं और उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एल हॉपिटल्स मेथड जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इस क्लास के सबसे आखिरी टॉपिक में मैं एल हॉपिटल्स आपको करवाऊंगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन में एल हॉपिटल्स करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। दिस इज अ मेथड, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? चलिए आगे देखते हैं बेटा। एक और सवाल यहाँ पर मिल रहा है। अब अंदाजा भी अगर आप लगाएंगे तो बेटा इसमें आपको लिमिट निकाल कर देनी है, और वो लिमिट क्या होनी चाहिए आप समझ गए होंगे कि कौन सा मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन और कितनी देर में देता है। मैं आप लोगों को 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियरली अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूंगा तो आप कहेंगे सर 3 माइनस 3 आ जाएगा ऊपर, और जबकि नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 का रूट 1 और 4 माइनस 3 का रूट 1 1 माइनस 1, तो आपको 0.04 मिल रहा है। यानी स्पेसिफिकली सर हम लोग यहाँ पे 0.0 में आंसर नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से करेंगे। आप, मैं फिर से कहूंगा कि आप चाहें तो बेटा इस क्वेश्चन को एल हॉपिटल मेथड से कर सकते हैं। कौन से मेथड से कर सकते हैं बेटा? एल हॉपिटल मेथड से कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि बेटा मुझे हर एक मेथड समझाना है, इसलिए मैं उसको रेशनलाइजेशन परिमयकरण की मेथड से यहाँ पर आपको करके बताऊंगा। तो अगर आप परिमयकरण से करना चाहते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है सर। ऊपर हमारे पास x माइनस 3 है, नीचे हमारे पास अंडर द रूट में x माइनस 2 है, माइनस अंडर द रूट में 4 माइनस x है। तो इसे परिमयकरण अगर आप कर देंगे तो अंडर द रूट x माइनस 2 प्लस अंडर द रूट 4 माइनस x से मल्टीप्लाई, और अंडर द रूट x माइनस 2 प्लस अंडर द रूट 4 माइनस एक्स से आप लोग डिवाइड करेंगे। इसे परिमयकरण करना कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेटा न्यूमरेटर है, यानी आपका जो अंश वाला हिस्सा है, वो आपका क्या है बेटा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई ये एक्सप्रेशन है जो कि अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और डिवाइड में बेटा ये जब आप इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मिलेगा बेटा x माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स मिलेगा। कितना मिलेगा? x माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3 चल रहा है, ये वाला टर्म एज इट इज रख देते हैं, x माइनस 2 अंडर द रूट 4 माइनस एक्स एज इट इज रख देते हैं, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा सर, ये देखो पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव x मिलाकर ये ट्वाइस x हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 4 मिला के बेटा माइनस 6 हो जाएगा। खुद सोचिए, ट्वाइस x माइनस 6 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये x माइनस 3 बन जाएगा। हाँ सर, और अगर ये x माइनस 3 बन गया तो x माइनस 3 को कैंसिल आउट कर देगा। अब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा बेटा। अब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 माइनस 2 का रूट जो होगा 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 का रूट जो होगा वो भी 1 हो जाएगा, और डिवाइड में बेटा 2 चल रहा है तो 2 अपॉन में 2 अगर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो बेटा सभी को? अब कोई बच्चा मेरे से ये कहेगा कि सर इसमें एल हॉपिटल्स मेथड जो है वो ज्यादा छोटा होगा। 110% बेटा एल हॉपिटल मेथड जो होगा वो काफी छोटा होगा, काफी फास्ट होगा, बहुत ही ज्यादा
बेस्ट तरीका मैं कहूंगा कि ये बहुत तेज हो जाएगा इस क्वेश्चन में अगर एल हॉपिटल लगाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एल हॉपिटल भी सीखेंगे, लेकिन बेटा पहले हम लोग ये चाबियां तो चलाना सीख लें। ये जो चाबी मैंने अभी आपको बताई, एल हॉपिटल तो मास्टर की है, एल हॉपिटल मास्टर की है, 100 में से 99 क्वेश्चंस को खोल देगी। लेकिन जो बेटा वो एक क्वेश्चन जो हमें नहीं खुलेगा एल हॉपिटल की चाबी से, उनके लिए मुझे दूसरे चाबियों को चलाना आना चाहिए। अगर मैं दूसरी चाबियों को नहीं चला पाऊंगा तो बेटा एल हॉपिटल किसी ना किसी तरीके से गड़बड़ कर जाएगा। यस कार्तिक, बेटा एल हॉपिटल्स में डेफिनेटली बताऊंगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले छोटे मोटे चाबियों को चलाना सीख लो, है ना। एल हॉपिटल की चाबी तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा बेटा, आज का टॉपिक के अंदर है। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब मैं एल हॉपिटल आपको सिखा दूंगा और जिस जिस क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे एल हॉपिटल का टैग लगा के दे रहा हूँ ना, तो आप लोग घर में बैठ के उस क्वेश्चन को एल हॉपिटल से करके देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सर। यहाँ पर अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि सर अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम करते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कब यूज करें सर, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग तब यूज करें जब सर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म आ रही हो, तब हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे सर, लिमिट्स एंड इंफिनिटी ये वाला इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, यानी जब हमारी लिमिट क्या होगी सर, इंफिनिटी वाली लिमिट होगी, यानी कि अनंत वाली लिमिट होगी, तब हम लोग स्पेसिफिकली इस वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बेटा अंश कहा जाता है हिंदी में, और डिनोमिनेटर को क्या कहता है बेटा, हर कहा जाता है। कि अंश और हर को बेटा अधिकतम सबसे ज्यादा जो पावर है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बेटा, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रिक को फॉलो करते हैं तो बहुत मजेदार चीज होगी। मान लीजिए बेटा, मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी हम लोग ले लेते हैं, जहां पर मैं कहता हूँ सर ये 3x² प्लस 2x प्लस 7 दे दिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया सर 4x² प्लस 3x माइनस 2 दे दिया। ये मैंने आप लोगों को एक फंक्शन दे दिया है। अब मैं चाहता हूं कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी अगर डालेंगे तो बेटा ये भी इंफिनिटी आ जाएगा और ये भी इंफिनिटी आ जाएगा, यानी सर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो सर हम लोग आंसर तो ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा बेटा, हमें मेथड पे ध्यान देना होगा। मेथड क्या कह रहा है सर, मेथड ये कह रहा है कि आप अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे। तो आप कहोगे सर इस पूरे फंक्शन के अंदर हाईएस्ट पावर कौन है, एक्स का स्क्वायर है। कौन है बेटा, एक्स का स्क्वायर जो है वो सबसे ज्यादा पावर है। तो आप अंश को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, पूरे अंश को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, तो आपका लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी तो रहेगा। तो आप कहोगे सर इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो सर ये 3 हो जाएगा, इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 2 अपॉन में x हो जाएगा, इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 7 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय सर इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 4 हो जाएगा, इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 3 अपॉन x हो जाएगा, और इसे डिवाइड किया तो बेटा ये माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। कर दिया। अब समझिए, हमें इतना कुछ नहीं करना है जब आप ट्रिक को समझ जाएंगे, हमें इतना कुछ बिल्कुल नहीं करना है जब आप ट्रिक को समझ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर अगर x जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब सर 1 अपॉन x जो है वो 1 अपॉन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब सर वो 0 को अप्रोच कर रहा है। 1 अपॉन x किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 1 अपॉन x सीधा 0 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि सर अगर ये बात समझ में आती है तो जैसे ही मैं लिमिट का इस्तेमाल करूंगा तो ये 1 अपॉन एक्स इसको 0 बना देगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसको 0 बना देगा, 3 अपॉन एक्स इसे भी 0 बना देगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इसे भी 0 बना देगा। तो स्पेसिफिकली जब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 3 प्लस 0 आ जाएगा। 4 प्लस 0 माइनस 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा, पहले ये बताइए, हाँ बताइए, यस बताइए, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। Yes, 3 upon 4 will be the answer. ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे इतना दिमाग लगाना ही नहीं है बेटा, तो इन सबको क्या करो, टाटा बाय बाय बोल दो। इन सबको टाटा बाय बाय बोल दो कि सर मुझे ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। तो इन 3 क्वेश्चंस में बेटा मैं 3 क्वेश्चंस लिख कर दे रहा हूं।
अब मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ये ले लिया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये ले लिया कि सर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ऊपर मैंने आपको दे दिया 3x + 7 दे दिया, नीचे आपको यही पॉलिनोमियल दे दिया 4x² + 3x - 2 दे दिया। एक पॉलिनोमियल मैंने ये ले लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जिसमें ऊपर सेम पॉलिनोमियल ले लिया यानी 3x² + 2x - 7 ले लिया और डिवाइडेड बाय +7 ले लिया, एंड डिवाइडेड बाय बेटा मैंने क्या ले लिया 4x - 3 ले लिया, कितना ले लिया +7, एंड नीचे मैंने ले लिया 4x - 3 ले लिया। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशनल फंक्शंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि सर इन तीनों में हमें करना क्या है। इन तीनों में हमें क्या करना है, आपको जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही हो तो आपको क्या करना है बेटा, आंसर करना है कोफिशिएंट ऑफ पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है उसके अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। क्या करना है बेटा, हाईएस्ट पावर के अपॉन में कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट होगी हाईएस्ट पावर की, वो आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान से सुनिए बेटा, कोफिशिएंट का माने होता है गुणांक, जो भी हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को उसी के नीचे जो भी हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को आप लोगों को क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, ये डायरेक्ट ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास x² है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, सर इसका कोफिशिएंट 3 है। इसमें हाईएस्ट पावर x² है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो योर आंसर शुड बी 3/4। खत्म। इसमें सर हाईएस्ट पावर x² है तो x² का कोफिशिएंट कितना